हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में एक गेस्ट है, मिस्टर अमन कुमार सिंह, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के। तो ये आपको काफी सारी चीजें बताने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। सर ने हमें पहले भी गाइड करा है, आपने अगर देखा हो तो 1 साल पहले करीब सर का एक और वीडियो अपलोडेड है, आप एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हो। साथ ही में आज सर फिर से हमारे साथ में है, तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा, एक एक्सपर्ट के द्वारा आपको चीजें पता चलेंगी, तो आपकी काफी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये जो सेगमेंट है, एक मैंने नया स्टार्ट करा है सेगमेंट, जिसमें आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगी। तो ये सेगमेंट आपको हर सैटरडे संडे को मिलने वाला है मेरे चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स वेलकम मिस्टर अमन कुमार सिंह। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पे दूसरी बार हमारे चैनल पर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। So, first of all, let me introduce you. So, hi everyone. We have a special guest with us, Mr. Aman Kumar Singh. He is working as scientific assistant in Forensic Science Laboratory in Chemistry Division. और सर को पिछले 7-8 सालों से फोरेंसिक साइंस फील्ड का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और आज आप सभी को ये गाइड करने वाले हैं। सो वेलकम सर। हेलो प्रियांशी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सो डेफिनेटली मैं पिछले लगभग 1 साल से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट वर्किंग हूँ केमिस्ट्री डिवीजन में। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। और पिछले 7-8 साल से फील्ड में मैं हूँ, तो जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सीखा है, कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर कर सकूं। जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, उनको सॉल्व करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो वी कैन स्टार्ट। सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, सो आई विल टेक देम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एंटर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं? देखिए, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करती है। आप डिफरेंट ब्रांचेस हैं यहाँ पर, लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइबर है, बायोलॉजी है। अलग अलग टाइप की ब्रांचेस होती हैं और हर जगह के रिक्रूटमेंट रूल्स अलग अलग हैं। जब यहाँ पर रिक्रूटमेंट आता है तो रिक्रूटमेंट कुछ जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी होता है और ज्यादातर जगहों पर परमानेंट जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, ट्रिपल एस सी या यूपीपीएससी के थ्रू आते हैं। तो अगर हम बेसिक एंट्री लेवल से स्टार्टिंग करते हैं तो दो पोस्ट होती हैं, एक होती है एलए और एक होती है एसए, यानी लैबोरेटरी असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट। जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड पोस्ट नहीं है, जहां पर हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो अगर हम एलए की बात करें तो ज्यादातर लेबोरेटरीज में बैचलर्स मांगते हैं, उसके लिए बीएससी आपका होना चाहिए और आप जिस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री से होना चाहिए, आप फिजिक्स में जाना चाहें तो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बैचलर्स में। तो यूजुअली इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एलए के लिए। और वहीं पर अगर ऐसे की हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट, तो कुछ स्टेट्स में, इंडिया में हमारे, बैचलर्स डिमांड करते हैं ऐसे के लिए और कहीं कहीं मास्टर्स डिमांड करते हैं ऐसे के लिए। ये ऐसे और एलए दोनों ऐसी पोस्ट हैं जहां पर किसी भी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यूजुअली आप बिना एक्सपीरियंस के एंटर हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं कई कभी कभी जहां पर वो एक्सपीरियंस डिमांड कर लेते हैं, बट ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम की एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको ऐसे और एलए के लिए। तो मतलब जनरली हमें जो है बैचलर्स चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, या फिर जो स्पेसिफिक केमिस्ट्री फिजिक्स है इनमें भी चल जाएगा? हाँ, इनमें भी चलेगा। फोरेंसिक साइंस में भी अगर है तो हमारे पास जिस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए सिलेबस में एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम केमिस्ट्री में जाना चाहें तो हमने केमिस्ट्री पढ़ा हो बीएससी में, तब हम्म। जाके हम एलिजिबल होंगे उसके लिए अप्लाई करने के। ओके, तो मास्टर्स इम्पोर्टेंट है
जो अपर पोस्ट आती है, फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, या साइंटिफिक ऑफिसर, तो मास्टर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और फॉरेंसिक साइंस में ही होना जरूरी है। नहीं, फोरेंसिक साइंस में ही होना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा। अगर है, दैट विल बी अ गुड थिंग। अगर आपका हम्म। बीएससी और एमएससी दोनों केमिस्ट्री से और आप केमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट फील्ड आल्सो। ओके। But if you are from the forensic science, you will definitely get the benefits. You definitely know a lot of things before entering that area. ओके। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the process of getting into FSL? Like after completing our education, what next steps should be taken? प्रोसेस जो है वेरी करता है, जैसे मैंने बताया अलग अलग लैब के रिक्रूटमेंट रूल्स अलग होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली का, दिल्ली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यहाँ पर एक स्टेट की एक लैब है और एक रीजनल लैब है। तो यहाँ पर दो तरीके से होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, एक होता है परमानेंट बेसिस पर। Okay. तो जो परमानेंट बेसिस है उसके वैकेंसीज आती हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम DSSB भी बोलते हैं, हम्म। वो निकालता है। उनका एक एग्जाम होता है, हमें वो एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। पर्टिकुलर फील्ड का होता है जिसमें दो पेपर होते हैं, एक आपका फोरेंसिक से रिलेटेड होता है कुछ क्वेश्चंस, और बाकी हम्म। जनरल हिंदी ओके। इंग्लिश मैथ रीजनिंग इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वालिफाई करके आप आते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर होता है। हम्म। तो कुछ डिफरेंसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट में, तो उनमें चीजें वेरी करती रहती है। तो ये बेसिक है। और अगर दूसरी स्टेट की बात करें तो हर स्टेट समय समय पर अपनी वैकेंसी निकालती है। कोई इंटरव्यू बेसिस पर निकालती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकालते हैं। तो आप उनके थ्रू आप एंटर हो सकते हैं फील्ड में। ओके, तो मतलब हमें बस वैकेंसी निकलने का इंतजार करना होगा और उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट है तो इंटरव्यू देने जाएंगे, और अगर एग्जाम के थ्रू है तो फिर एग्जाम के थ्रू हमें एंटर होना होगा। यस। Okay. So, my next question again, like similar, it is similar from last question, but still, I have included this question क्योंकि काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि eligibility criteria क्या रहता है। Like कुछ जो साइंस फील्ड के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो आर्ट्स फील्ड के होते हैं, तो वो पूछते हैं कि अगर हमने बीएससी उससे करी है, दूसरे सब्जेक्ट से, लाइक लाइफ साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से हमने बीएससी करी है, तो क्या हम फॉरेंसिक की फील्ड में जा सकते हैं? तो ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स पूछते हैं। ये मैंने जैसे पहले आपको बताया, जब मैंने एलए और एसए को डिफाइन किया कि रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर्स और मास्टर्स। तो हम्म। लाइफ साइंस से अगर आप किए हुए हैं, बीएससी अपना बैचलर किए हुए हैं, तो लाइफ साइंस में आप किस सब्जेक्ट से आपका प्रायोरिटी रही है आपकी, आप उस सब्जेक्ट को यूज करके अगर आप देखते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एंटर फॉर्म फिल कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें आपको सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर, लाइक अगर बैचलर में आप बायोलॉजी बॉटनी है आपके पास, तो आप हम्म। बायोलॉजी की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, बायो डिवीजन में एफएसएल के आप जा सकते हैं। ओके, तो मतलब जनरली सिर्फ फॉरेंसिक साइंस नहीं होना चाहिए, साथ में बैचलर्स में और भी सब्जेक्ट जरूरी होते हैं। अभी एक्चुअली ये इसको हम कॉन्स भी कह सकते हैं इस फील्ड का। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि सिर्फ बीएससी फोरेंसिक वाले एलिजिबल नहीं है कई कई जगहों पे, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग है। हम्म। वो कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट आती है रिक्रूटमेंट की तो बोल देते हैं कि वी नीड 3 इयर्स सब्जेक्ट, लाइक केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, तो बीएससी में तीनों साल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। सो कहीं हम्म। पर 1 साल है, कहीं पर 2 साल है, कहीं पर एक सेमेस्टर है। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट हाँ, इस पर ध्यान दिया जा रहा है, लोग इस पर फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है कि जब अगर कोर्स है सामने तो उस कोर्स के लोग उस फील्ड में ही एलिजिबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इस पर धीरे धीरे चेंजेस किए जा रहे हैं, हर जगहों पर अपडेट हो रही है चीजें। तो मतलब प्रोबेबली आज से 2 या 3 साल बाद ये ऐसा चेंज आने के चांसेस हैं कि बीएससी ऑनर्स अगर हाँ, किसी ने किया है फॉरेंसिक साइंस में तो वो भी एलिजिबल होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में, किसी भी डिवीजन में वैकेंसी निकली हो। डेफिनेटली चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूंगा कि 1 साल में ही हो जाएंगे या 2 साल में होंगे, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए, गजट हम्म। में चेंजेस। बट डेफिनेटली हाँ, 1-2 साल में आने वाले फील्ड में काफी चेंजेस होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि फील्ड धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है। एनएफएसयू अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है जो आगे बढ़ती जा रही है। और हम्म। भी कई चीजें हैं धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, जिससे लोग फोरेंसिक साइंस को जानने लगे हैं। ओके। ओके, तो ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि हम एफएसएल में कैसे एंटर कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की एक एक्सपेक्टेड सैलरी, मतलब मैं एंट्रेंस लेवल की बात करूंगी कि हम जब एंटर करते हैं तो एलए या एसए की पोस्ट अगर है तो बेसिकली एक स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है? देखिए, सैलरी की अगर हम बात करते हैं, सैलरी स्टेट वाइज वेरी करती है और कहीं कहीं सिटी वाइज वेरी करती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की जो सैलरी है वो सिटी के हिसाब से मिलती है, जो एक गवर्नमेंट जनरल कैलकुलेट अगर हम बात करें, एक जनरल मतलब ओ मतलब बहुत ब्रॉड करती है। वे में अगर हम बात करें तो। रैंडम फिगर की अगर हम बात करें तो जो एलए की स्टार्टिंग सैलरी आप बोल सकते हैं 35 से 40 के बीच में होती है। ओके। 35,000 to 40,000, हम हम्म। बेसिक जनरल लेके चलते हैं। और वही अगर ऐसे की बात करते हैं तो 40 से 50 के बीच में अच्छा। जो स्टार्टिंग सैलरी होगी। फिर जो इंक्रीमेंट और जो दूसरे पर्क्स हैं वो बाद में ऐड ऑन होते हैं। बाकी जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी एक एलए की, वो 35 to 40 के बिटवीन रहेगी। और जो ऐसे की रहेगी वो कहीं 40 to 50 के बिटवीन में रहेगी। ऑल इंडिया हम बोल सकते हैं लगभग हर जगह पे यही जो होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है। और बाकी अकोमोडेशन का मतलब जो टीए डीए और ये सब चीजें भी मिलती हैं या फिर वो सब जो है खुद से जो ही? जो मैं सैलरी बता रहा हूँ आपको, सब कुछ मिलाने के बाद बता रहा हूँ अच्छा, स्टार्टिंग। ओके। लाइक आपका एक ग्रेड पे होता है गवर्नमेंट सिस्टम में। हाँ हाँ। उस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपकी एक बेसिक सैलरी क्रिएट होती है। हम्म। और जो डीएनएस अलाउंस जैसे बोलते हैं डीए, वो सैलरी का ही एक परसेंटेज वाइज मिलता है, जो प्रेजेंट में लाइक 42 to 44% चल रहा है। तो हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि एलए की बेसिक सैलरी है 24,000 या 25,000। हम्म। उसका 40% हम ऐड कर देंगे जो डीए होगा। और फिर एक अमाउंट होता है एचआरए। एचआरए जो होता है हाउस रेंटल अलाउंस, हम्म। वो सिटी वाइज चेंज होता है, कहीं कहीं स्टेट वाइज चेंज। कुछ स्टेट में फिक्स होता है कि हम 5,000 देंगे, कुछ स्टेट्स बोलती हैं हम परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी देंगे, लाइक 17%, 27%, 20%। तो लगभग सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद लाइक 25,000 बेसिक सैलरी, देन 40% उसका हमने डीए लगा लिया, और उसमें 5,000 लगभग ऐड कर दिया हमारा एचआरए जो आपका अकोमोडेशन है। 35 से 40 की अप्रोक्सीमेटली जाती है। ये एक एलए की सैलरी बताई मैंने, बेसिक। और वही 10,000 अगर आप बढ़ा देंगे तो ऐसे तक पहुंच जाएंगे आप। ओके। एक्चुअली मुझे तो इस बारे में पता है, इवन मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी इस पर पूरा बनाया हुआ है, तो अगर कोई उसको देखना चाहता है तो वो देख सकते हैं। प्रॉपरली सैलरी बेसिस पर ही है कि सैलरी कैसे क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की एफएसएल्स में, तो क्या ये जॉब परमानेंट जॉब होती है या ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है? और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो किस तरीके से रहता है, 1 साल 2 साल 6 महीने, किस तरीके का इसका क्राइटेरिया रहता है? देखिए, दोनों टाइप की जॉब्स हैं, कहीं 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 परमानेंट है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे अभी हमारी फील्ड में एक एग्जाम आया हुआ था फैक्ट नाम से, फोरेंसिक एलिजिबिलिटी हम्म। क्राइटेरिया टेस्ट। हम्म। ठीक है। तो उसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट पर थे वो सभी लोग। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था उनका, जिस 11 महीने का होता है एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का नहीं होता है। हाँ। उस कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हम कह सकते हैं वो रिन्यू हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये कॉन्टेक्चुअल, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज है, लेबोरेटरीज धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही हैं, केसेस बढ़ ही रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो हर केस लगभग एफएसएल जा रहा है, जिसकी वजह से काम कम नहीं हो रहा है। और स्टाफ की शॉर्टेज है हमारी फील्ड में, नो डाउट है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने काफी देर से ध्यान देना शुरू किया इसको। राइट। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट की जॉब अगर लग जाती है तो आप कह सकते हैं हाँ, उसमें कई सारे पर्क्स नहीं मिलते हैं हमें, बट टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। और हम्म। जो परमानेंट जॉब स्टेट बोर्ड से रिक्रूट होकर जाते हैं, उसमें क्या रहता है, वो परमानेंट जॉब होती है किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट की तरह। हम्म। उसमें आपको सारे पक्ष, फॉर एग्जांपल आपकी कैजुअल लीव्स हैं, अर्न लीव्स हैं, मेडिकल लीव्स हैं, आपको सारे पक्ष मिलते हैं। आपका जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका पीएफ कटता है। तो ये हम्म। सारे चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ये पक्ष कुछ नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में भी जॉब्स अवेलेबल हैं। ओके। तो मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी निकली है तो हमें एटलीस्ट उस जॉब को ले लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन हो जाता है हमें। यस, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी फील्ड में एक्सपीरियंस का बहुत इशू है। इसमें राइट। फायदा ये कि अगर हमारे पास एक अच्छा 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम सीधे यूपीएससी में साइंटिफिक ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते ओके। हैं। वो एक गेस्टेड पोस्ट है, गेस्टेड जॉब है। तो एक वो एक फायदा है, तो हमें शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी। हाँ। ओके। तो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा कि व्हाट इज द एज लिमिट? एक एज लिमिट क्या एज होती लिमिट, हाँ, एज लिमिट देखिए,
हर स्टेट के हिसाब से वेरी करती हैं। हम्म। और कुछ स्टेट अप टू 40 और 35 ईयर्स तक एलिजिबिलिटी देती हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जो नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट है, ऐसे और हाँ। एलए। हाँ। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 27 ईयर्स है। ओके। बहुत डिफरेंस तो है, मतलब 27 और 40 में तो काफी डिफरेंस हो जाता है। वो स्टेट वाइज, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में जब वैकेंसी आई थी तो लगभग इन्होंने 35 तक दिया था एज लिमिट, कि अच्छा। 35 तक हम। बट दिल्ली में जो ऐसे की पोस्ट आती है उसमें 27 ही होता है। और हाँ, हम्म। एज रिलैक्सेशन होता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जो सेंट्रल के नॉर्म्स होते हैं। अगर आप कहीं वर्किंग है पहले से तो उसका रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओके। वर्किंग प्रोफेशनल का एक रिलैक्सेशन होता है, वो मिलता है। और अगर हम्म। कैटेगरी में SC ST OBC वट एवर इट मे बी, तो उसका जो भी सेंट्रल के नॉर्म्स है, क्योंकि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर जो भी सेंट्रल के नॉर्म्स है वो लागू होंगे। और अगर स्टेट में है तो जो स्टेट के नॉर्म्स होंगे, ओके। जो भी स्टेट का डिबेट मिलती है, आपकी एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो स्टेट के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे आप उसमें। तो यानी किसी एक हम फिक्स एज नहीं बोल सकते हैं। 27 जो है वो दिल्ली के लिए रहेगा, उस हाँ, फिर हर रिलैक्सेशन। स्टेट का हर स्टेट का उनके अकॉर्डिंगली वेरी करता है, उनके रूल्स के हिसाब से। ओके। ओके। Okay, sir. So, my next question is, what are the exams, like what are the competitive exams that students should give to get a job, to get selected in any forensic science laboratory? कौन-कौन से ऐसे एग्जाम्स होते हैं? तो अगर हम एग्जाम्स की बात करें, टाइम टू टाइम हर स्टेट अपनी वैकेंसी रिलीज करती है, जो कि स्टेट बोर्ड से रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके चैनल पर मैं देखता रहता हूँ, काफी सारे वीडियोस रहते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। तो जी। ऐसे ही जैसे आप अपडेट दे रहे हैं, हमें थोड़ा सा फॉलो ऑन करना होता है अपनी स्टेट या जहाँ भी वैकेंसीज आ रही हैं। हर हम्म। स्टेट टाइम टू टाइम निकालती है वैकेंसी। कहीं कहीं काफी समय से नहीं निकली है, बट अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई है वैकेंसी। तो हम कह सकते हैं आगे अभी और आने वाले 2-3 साल तक एक पीक टाइम रहेगा कि वैकेंसीज बैक टू बैक आती रहेंगी। तो हम्म। हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है उनका सिलेबस क्या है, उसकी प्रिपरेशन करते रहना है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बेसिक SSC जैसे होता है, स्टेट बोर्ड होता है, किसी हम्म। भी स्टेट का एक बोर्ड होता है, सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, या कमीशन होता है, उससे वैकेंसीज आती हैं यूजुअली नॉन एक्सपीरियंस वाली। ओके। और अगर एक्सपीरियंस वाली बात आती है तो स्टेट का जो PSC बोर्ड होता है, हाँ। वहां से आती हैं, लाइक साइंटिफिक ऑफिसर वगैरह की जो पोस्ट आती हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अब यही बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनकी हमें तैयारी करनी होती है। थोड़ा हमें फोरेंसिक पढ़ना है, बाकी और जो दूसरे क्वेरीज हैं वो डेफिनेटली आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फोरेंसिक साइंस पूछा जाए। हाँ। तो उसमें जनरल नॉलेज भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। इन सब की भी प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ। ओके। तो मतलब एक तो हमें स्टेट बोर्ड का चेक करना पड़ेगा कि एक स्टेट बोर्ड के हिसाब से रहती है, एक पीएससी के थ्रू हो गई जो आपकी एक्सपीरियंस मांगती है जो वैकेंसीज। और मैंने फैक्ट का भी सुना है कि फैक्ट अगर किसी ने क्लियर किया है तो उसके थ्रू भी डायरेक्ट उनका रिक्रूटमेंट होता है, फ्रेशर्स का इवन। फैक्ट का जैसे मैंने आपको बताया, फैक्ट एग्जाम लास्ट 2018 में हुआ था, फिर इसके बाद एक बार और हुआ। 2-3-4 साल में एक बार हो रहा है वो एग्जाम। हाँ। तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि काफी टाइम डिफरेंस है उनमें। अगर वो हम्म। हर ईयर होता रहे तो अच्छा है। वो एग्जाम होता है, उसमें ये है, उसमें भी एज का है कुछ प्रॉब्लम, लाइक ओके। 27-30 समथिंग है हम्म। उसमें, ये है उसमें। लेकिन वो सिर्फ सेंट्रल लेबोरेटरीज के लिए है। जो इंडिया में हमारी 6-7 सेंट्रल लैब्स हैं, हाँ। सिर्फ उनमें वो रिक्रूट करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर। उसमें भी अच्छा। अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। वो हर ईयर करने की प्लानिंग कर रहा है सेंटर उनको, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज वहां पर भी है। अभी तक 3-4 साल में एक बार ही होता था, तो अब वो हाँ। हर ईयर उसको लाएंगे। का एग्जाम भी, हाँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है। आप उसको भी एलिजिबिलिटी में दे सकते हैं। हम्म। और यूपीएससी के थ्रू भी कुछ वैकेंसीज निकली थी, मैंने नोटिफिकेशन भी इसका डाला था, तो ये किस यूपीएससी हिसाब निकालता से? है। यूपीएससी जो है वो सेंट्रल लैब्स के लिए निकालता है वैकेंसी, गजेटेड ऑफिसर्स की। हम्म। साइंटिस्ट भी बोलते हैं, SSOs बोलते हैं, SO बोलते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर है। जो गजेटेड पोस्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड पोस्ट है ओके। वो यूपीएससी निकालता है। तो ओके। जो गजेटेड पोस्ट होती है उनकी यूपीएससी, साइंटिस्ट भी बोलते हैं हम उन्हें, या फिर SSOs बोल सकते हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो वो निकालता है सेंट्रल, लेकिन वो भी सिर्फ सेंट्रल लेबोरेटरीज के लिए होता है। ओके। ओके, तो सर ये तो हो गई गवर्नमेंट लेबोरेटरीज की बात। अब आपकी पहले मतलब अभी भी आपकी एक कंपनी है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कोई प्राइवेट जॉब्स भी हैं क्या इस फील्ड में? एक्चुअली प्राइवेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब्स हैं, कुछ कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं फील्ड में। लेकिन अभी वो कंपनियां इस स्केल पर नहीं कि आपको उतना अच्छा पे आउट दे सकें।
सबसे Okay. एट द एंड ऑफ द डे सैलरी इज इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। कुछ कंपनी, हाँ, बट ये है कि अगर आप बेसिक सीखने के पर्पज से जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हैं, अभी कि आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, उतना हाँ। पे नहीं मिलेगा, बट हाँ आप सीख सकते हैं और एक स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं आप अपने बेसिक नीड्स की पूरी करने की। तो वहां से आपको सीखने को भी मिलेगा और एक छोटा सा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो प्राइवेट वो फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट में काउंट नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये- क्योंकि काम करने हाँ के बाद भी वो एक्सपीरियंस काउंट हाँ, नहीं होगा। कहीं कहीं कंसीडर कर लेते हैं बट कहीं कहीं नहीं भी करता है, रेयर ओके। ही कंसीडर किया जाएगा वो। हम्म। जी। ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, जो आप स्टूडेंट्स को ये गाइड करें कि उन्हें हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स और फॉर इंटरव्यूज, कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए, कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या उन्हें अपने बैचलर्स लेवल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर एजुकेशनल कंप्लीट करने के बाद में उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, अगर हम तैयारी की बात करें तो उसका कोई टाइम नहीं होता है कि हमें इस डेट से स्टार्ट करनी है, तैयारी साथ में ही होती रहती है। ओके। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये है ना कि हम किस एम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हम्म पहले हमें टारगेट पता होना चाहिए, तब तो हम उस हिसाब से, लाइक अगर हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ी सी अलग होगी, हम्म। नेट जीआरएफ अगर हम करेंगे तो थोड़ी सी अलग होगी, अगर हम वैकेंसीज की करेंगे तो थोड़ी सी अलग हो सकती है। ओके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं प्रिपरेशन टाइम, हम बेसिक्स छोड़ देते हैं। हम्म। जो सबसे बड़ा इश्यू है कि हम बेसिक्स छोड़ देते हैं, तो हमें बेसिक्स पर फोकस ज्यादा करना है। अच्छा। एडवांस तो हम पढ़ ही रहे हैं और साथ ही हम्म साथ हमें बेसिक्स को भी तय करते हुए चलना है, साथ में जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब आने वाला है एग्जाम। हम्म। तो हमें इस बारे में भी थोड़ा सा अपडेट होते रहना है, ताकि हम जब एग्जाम देने जाएं तो हमें पता हो कि सामने क्वेश्चन जो है वो क्या है। पता ओके। चले ऐसा ना हो कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमने उस बारे में पढ़ा ही नहीं, हमें एक्सपेक्ट करके चलना है सब कुछ फॉरेंसिक्स के बारे में, और वो हमें हाँ, मिला ही नहीं। तो मतलब सबसे पहले तो ये कि आप किस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहली चीज तो ये हाँ, इम्पोर्टेंट हो जाती है। पर्पस फिर क्या उसका है। आपको सिलेबस पता हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन जब भी चाहें तब कर सकते हैं, वो खुद पर है। या डेफिनेटली। ओके। और फिर इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्या, कि इंटरव्यू किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए उसकी? ठीक है, इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, इंटरव्यू में ही बेसिक से ही शुरुआत होती है। वहां पर आप जिस चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ओके। लाइक अगर आप देने जा रहे हैं फिजिक्स का इंटरव्यू, तो फिजिक्स में सिर्फ फोरेंसिक फिजिक्स नहीं, जनरल फिजिक्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि फोरेंसिक वहीं से निकली है। हाँ, राइट। रैंडमली पता चले हम पूरा फोरेंसिक फिजिक्स पढ़ के गए हैं और अगर हमसे किसी ने सामने पूरा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बताइए और हम नहीं बता पाए, हाँ। दिस इज वेरी बेसिक। हम्म। सो वी शुड नो द बेसिक्स ऑल्सो। ओके। ओके, तो आई थिंक कि इतनी सारी चीजों को जानने के बाद में स्टूडेंट्स के दिमाग में जो डाउट्स होंगे वो काफी क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्रियांशी।